ए वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है फोर्स ऑन ए कंडक्टर। मान लीजिए किसी चार्ज को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें और वो मोशन में हो, v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि उस पर फोर्स जो है वो होगा F इज इक्वल्स टू Q v वेक्टर क्रॉस B vector. This is the B, and B is the external field in which the Q charge is moving with velocity V. This is the force on Q. अब हम जो देखने वाले हैं, मान लीजिए बहुत सारे चार्जेस हों और वो एक कंडक्टर में से फ्लो कर रहे हैं, क्लियर? और उस वायर को, उस कंडक्टर को हम एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर देते हैं। जैसे ही आप उसे एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे, उस पर भी एक फोर्स एक्ट होगा बिकॉज ऑफ द चार्ज इज मूविंग इन द कंडक्टर। दैट्स व्हाई वी कैन कन्वर्ट दिस फॉर्मूला इनटू द फॉर्मूला विच कंटेन करंट I, एंड इट कैन बी रिटन एज फोर्स ऑन ए कंडक्टर वायर is equals to IL cross B external. Here B external is the external field in which the current I is flowing, ठीक है? L is the length of the wire and I is the current, and this is the force because this is the vector quantity and this is the scalar quantity, or we can say this is a tensor quantity, but here we can say it is scalar. तो हम यहाँ कह रहे हैं कि भाई ये जब इसकी डायरेक्शन को जब भी हमें लेना होगा, इसकी डायरेक्शन को जब भी हमें लेना होगा, तो हम कौन सी लेंगे? इस I की डायरेक्शन को ले लेंगे। किसकी डायरेक्शन को? I की डायरेक्शन को। तो वही हमारे पास क्या हो जाएगी? L की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस L की डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके का, एक वायर जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, मैं उसको इस फील्ड के अंदर इस तरीके से पुट कर देता हूं। जैसे ही मैं इस फील्ड के अंदर एक वायर जिसके अंदर I करंट फ्लो हो रहा है उसको पुट करता हूं, तो यहां पर एक्सटर्नल फील्ड है, I करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, तो ये होगा, ये इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा। इन विच डायरेक्शन वी कैन सी इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्रॉस का मतलब क्या है वो समझ लें। क्रॉस मीन्स होता है दिस मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली इनवर्ड इनटू दिस बोर्ड, वी कैन से दिस इज इनटू दिस बोर्ड, ठीक है? और यदि हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट करें, दिस इज नॉर्मल आउटवर्ड ऑफ दिस बोर्ड। ये क्या होगा? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी नॉर्मल आउटवर्ड, दैट विल बी, दिस विल बी नॉर्मल इनवर्ड। क्लियर? तो डायरेक्शन क्लियर हो गई। जब भी मैं क्रॉस या डॉट बनाता हूं तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन कहां पर होगी। इस डायग्राम को जब हम देखते हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई I करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है। जब इस पर I करंट फ्लो होगी तो हम इस फॉर्मूले को देखें तो I यहाँ पर है, L यहाँ पर है और B यहाँ पर है। L की डायरेक्शन जो है वो I की डायरेक्शन में होगी। मैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल से इसकी फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकता हूँ। किस तरीके से करता हूँ? मैं पहला वेक्टर थंब ले लेता हूं, सेकंड वेक्टर B अपनी स्ट्रेच फिंगर ले लेता हूं, तो मुझे फोर्स की डायरेक्शन इस पाम के नॉर्मली आउटवर्ड मिलेगी। हमेशा ये ध्यान रखिए, वापस से समझिए। फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, नॉर्मली आउटवर्ड विल बी द रिजल्टेंट। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट का यही रिजल्टेंट निकालते हैं। स्क्रू रूल भी काम में ले सकते हैं, या फिर A से B तक इस तरीके से फिंगर्स कर्ल करें तो ये भी रूल काम में लिया जा सकता है। बहुत सारे रूल्स हैं जिनको हम काम में ले सकते हैं, लेकिन यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं
कि यदि मान लीजिए मैं इस पर फोर्स को फाइंड आउट करना चाहूं कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो फर्स्ट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आई, सेकेंड वेक्टर नॉर्मली इनवर्ट दिस द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दैट्स व्हाई द फोर्स विल एक्ट लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, नॉर्मली टू द लेफ्ट ऑफ दिस बोर्ड। ठीक है, तो मैं कहूंगा इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लेकिन यदि मैं यहां पर वायर को पुट कर देता हूं तो देखिए आई करंट फ्लो हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दैट्स व्हाई द फोर्स विल एक्ट इन टू द राइट ऑफ दिस बोर्ड। ठीक है, इस तरीके से फोर्स की डायरेक्शन हमें मिल जाएगी। इसको आप हमेशा अप्लाई करना सीख लें। जब आप इसको सीख लेंगे तो आज की डेरिवेशन को हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये हमारे पास इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ अलग केस डिस्कस कर रहे हैं। उस केस में हम क्या स्टडी कर रहे हैं वो समझिए। उस केस में हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि मान लीजिए देयर आर टू वायर्स and we put them parallel to each other and the current flowing in them is I1 and I2, and here this is the first wire, this is the second wire. कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया है, केवल दो वायर पुट किए हैं मैंने पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या इन दोनों के ऊपर फोर्स लगेगा, ये हमारे क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल इनके बीच में एक फोर्स एक्ट करेगा। ऐसा क्यों होगा? ये वायर अपना एक फील्ड बनाएगा और फील्ड बनाने की डायरेक्शन जो होगी वो देखिए इस तरीके से होल्ड करूं तो जो फील्ड लाइंस होगी वो कर्ली फिंगर्स मेरी शो कर रही है, दैट्स व्हाई फील्ड लाइन विल बी लाइक दिस। ये इधर से तो एंटर कर जाएगी और इधर से बाहर निकलेगी, तो मैंने डॉट और क्रॉस से शो किया है। ओके, यहां पर भी इस तरीके से फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो यहां पर क्रॉस हो जाएगी और यहां पर डॉट हो जाएगी। इसका जो फील्ड होगा बहुत सारी कोसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे, इमेजिनरी सर्कल्स बन जाएंगे। वो सर्कल्स, वो जो फील्ड होगा वो फील्ड इसके फील्ड से इंटरैक्ट करेगा, और जब इंटरैक्ट करेगा तो उसका ये वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये दोनों इस साइड से इंटरैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये वाला फील्ड इंटरैक्ट करेगा। तो हम इस पर फोर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से? मैं कहूं कि इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है, डायरेक्शन ये है, लेकिन फील्ड कौन सा है? ये वाला नहीं है, ये तो इसने खुद ने जनरेट किया है ये फील्ड ड्यू टू करंट फ्लोइंग I थ्रू दिस वायर। लेकिन हम एक्सटर्नल फील्ड में रखना चाहते हैं, इसको कौन सा फील्ड अफेक्ट करेगा? ये वाला फील्ड अफेक्ट करेगा। तो ये देखिए, ये डायरेक्शन ऑफ करंट and the field in this direction normally outward, that's why the force will act like this। तो इधर की ओर एक फोर्स लग जाएगा इस पर। इस वायर को देखें, करंट इन दिस डायरेक्शन एंड द फील्ड इनटू दिस बोर्ड, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा। देखिए दोनों एक दूसरे की ओर फोर्स एक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब दो वायर्स को जिनमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है और दोनों को पैरेलली एक दूसरे के पास में रख दिया जाए तो वो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ देयर फील्ड्स। ठीक है, इस तरीके से वो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यदि अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। मैं इस वायर पर फोर्स निकालना चाह रहा हूं कि जो फर्स्ट वायर है उस पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसी फॉर्मूले को काम में ले लेना चाहिए। एज वी नो द फोर्स ऑन फर्स्ट वायर किस तरीके से दिया जा सकता है बेटा? फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? आई L vector cross B vector. I can write F vector 1 2 will be equal to, मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, I L B sin थीटा
एंड साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी। एल ये रहा और बी एक्सटर्नल है, बी की डायरेक्शन ये रही, इसका मतलब दिस थीटा इज 90 डिग्री, सो आई कैन राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ F12 विल बी ILB। लेकिन यहां पर हमें क्लियर होना चाहिए, मान लीजिए इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, I1 और I2 करंट फ्लो हो रहे हैं, तो I जो है वो कौन सा है, जो फर्स्ट वायर के अंदर फ्लो कर रहा है। लेंथ किस वायर की है, फर्स्ट वायर की, लेकिन फील्ड किस वायर का है, सेकेंड वायर का है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कंफ्यूज नहीं होना है और इसको क्लियर करना है, L1 B2। ओके, जब मैं इसको लिख लेता हूं तो B की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। B का मतलब क्या है, B2 है, सेकेंड वायर जो है वो इस सम डिस्टेंस, मान लीजिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस D है, तो D डिस्टेंस पर कितना फील्ड जनरेट कर रहा है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हम पहले निकाल चुके हैं। और B का मैग्नीट्यूड जो आता है वो हमारे पास कितना आता है बेटा, वो आता है हमारे पास म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, तो D लिख देता हूं। तो इसकी वैल्यू जब इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए F12 का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू I1 L1 म्यू नॉट I कौन सा है, सेकंड करंट फ्लो कर रही है, तो हम यहाँ पर I2 लिख देते हैं 2 पाई इंटू D। इसको थोड़ा सा मैं अमेंडमेंट करके अच्छे से लिख लेता हूँ। L1 को नीचे ले आता हूँ, L1 यहाँ लिख लिया मैंने, मैग्नीट्यूड लगा दिया, आई कैन राइट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कर देता हूँ, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 2 I1 I2 अपॉन D। दिस इज द फॉर्मूला, आई कैन राइट इट लाइक दिस। स्मॉल में लिख दिया है, क्यों लिखा है बेटा, इसलिए कि ये वो वाला फोर्स नहीं है, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस वायर। फर्स्ट वायर है ना, उसके पर यूनिट लेंथ पर फोर्स कितना लग रहा है ड्यू टू दिस वायर, तो हम कहेंगे वो इतना है। ठीक है, अब इसी तरीके से आप सेकंड वायर पर भी निकाल सकते हैं, और वो क्या आएगा, सेकंड वायर पर भी इसी तरीके से लिखा जा सकता है, F21 मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अपॉन L2 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन D। ठीक है, दैट इज F21। ये भी फॉर्मूला सिमिलरली फाइंड किया जा सकता है। क्लियर, तो ये हमारे पास दोनों फॉर्मूले हो गए जिनसे हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, फोर्स पर यूनिट लेंथ कर लिया। कोई भी न्यूमेरिकल यदि आता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या फोर्स यूनिट पर लेंथ पूछा गया है, तो आप उसको L1 से डिवाइड कर दें, वहाँ L1 की ज़रूरत नहीं है, F12 ही निकालना होता है। तो न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल हमारी बुक के अंदर ऐसे भी हैं जिनको हम सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास ये आ जाते हैं एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को यदि देखें तो यहाँ पर एम्पियर की डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी जा सकती है। किस तरीके से दी जाती है, हम कह लेते हैं कि मान लीजिए देयर आर 2 वायर्स एंड वी पुट देम पैरेलल टू ईच अदर एंड द सेम करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर्स। ठीक है, दोनों के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है वो सेम है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर एंड ऑल्सो, अब देखिए मान लीजिए D की वैल्यू 1 है, ठीक है, D की वैल्यू 1 है और L2 की वैल्यू भी 1 है, L2 की वैल्यू भी 1 है या L1 की वैल्यू भी 1 है, तो हम कहेंगे दोनों का यूनिट लेंथ के वायर्स हैं, 1 मीटर के 2 वायर्स हैं। इफ 2 1 मीटर वायर are at distance 1 meter have same current in them, then if the force acting between them is 2 into 10 raised to power minus 7 Newton, then we can say the current flowing through the wires is 1 ampere। ठीक है, समझिए किस तरीके से कहा गया है,
1 मीटर के डिस्टेंस पर है तो d तो 1 मीटर हो गया, 1 मीटर के वायर है, इसका मतलब L1 L2 1 मीटर हो गया, ये 1 हो गया, इसके बाद कहें ये वाले भी 1 हो गए, सॉरी ये दोनों सेम है, I1 I2 क्या है, सेम है, उसका पता नहीं है कितना है, लेकिन फोर्स जब निकाला तो वो कितना आया, 2 इंटू 10⁻², तो ये रहा, इंटू 10⁻⁻7, मतलब यहां 1 1 होगा तभी ये पॉसिबल होगा, 1 1 तो यहां पर 2 इंटू 10⁻⁻7 बच जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि यदि मान लीजिए दो वायर इस तरीके से रखे जाएं जिनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर हो, जिनकी लेंथ 1 मीटर हो और उनमें सेम करंट फ्लो हो रहा हो, तो उनके बीच में यदि फोर्स 2 इंटू 10⁻⁻ न्यूटन है तो उस कंडीशन में उनके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर होगा। दिस इज अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट। इस तरीके से ये हमारा फोर्स इन कंडक्टर का टॉपिक फिनिश हो जाता है, जिसके अंदर हम 1 एम्पियर की डेफिनेशन दे दी हमने और फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों वायर पर निकाल लिया। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा टॉर्क ऑन ए करंट लूप। अब यहां पर जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम मैंने पहले ही बना दिया जिससे हमारे टाइम की बचत हो जाए। हम कह रहे हैं कि ABCD एक लूप बनाया है मैंने, देखिए इस तरीके से। आप इस डायग्राम को पहले भी शायद देख चुके हैं 10th क्लास में, जिसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी होगी, एक तो होता है मोटर और दूसरा होता है जनरेटर। तो ये हमारा एक तरीके से मोटर का डायग्राम है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक इसको देते हैं तो ये मैकेनिकल वर्क करता है, ठीक है। मैं यदि इसमें से करंट फ्लो करूंगा तो ये रोटेट करने लग जाएगा। तो उसका प्रिंसिपल हम पढ़ना चाह रहे हैं कि करंट लूप को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर फोर्स किस तरीके से एक्ट करते हैं और उन फोर्स से टॉर्क किस तरीके से जनरेट होता है, ये हमें अल्टीमेटली यहाँ अंडरस्टैंड करना है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक मैंने लूप बना दिया है ABCD, एक कॉइल ले ली है और इसके साथ में यहाँ एक बैटरी सोर्स मैंने अटैच कर दिया है सेल से, जिससे इसमें करंट फ्लो हो सके। इस सिस्टम को मैंने रख दिया है नॉर्थ साउथ पोल के बीच में, मतलब दो मैग्नेटिक पेयर्स के बीच में रख दिया है मैग्नेटिक पोल। इसकी लेंथ जो है वो है B, ठीक है, इस लूप की, और जो इसकी विड्थ है वो है A। ये हमारे पास पहले से है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस पर यदि ये घूमता क्यों है, रोटेट क्यों करता है, रोटेशन का मेथड क्या है, प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से ये रोटेट करेगा, क्यों रोटेट करेगा, इसका जवाब हमें यहाँ से मिलना चाहिए। तो हम देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इसमें से जैसे ही मैं इस बैटरी को यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए इस तरीके से करंट फ्लो हो गया, यहाँ से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, यो घूम के वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो वायर है, इस वायर को ढंग से देखें, जो इसको मैंने AB से शो किया है और दूसरे को मैंने CD से शो किया है, और एक AD और BC भी है, लेकिन मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ AB और CD पर। क्यों, उसका रीज़न भी अभी समझ लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ AB की बात करूँ तो हमें पता है कि जब भी हम किसी वायर को जिसके अंदर I करंट फ्लो हो रही है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे ही रखेंगे तो इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा। इन विच डायरेक्शन वी कैन सी इजीली करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस एंड द फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, ये फील्ड की डायरेक्शन हो गई नॉर्थ से साउथ की ओर, ओके। जब फील्ड इस तरीके से होगा तो मैं कह रहा हूं करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा नीचे की ओर, तो ये नीचे की ओर एक फोर्स लग गया, ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, क्लियर। इस पर यदि देखूं CD पर क्या होगा, ये इस तरीके से करंट की डायरेक्शन इधर, तो फोर्स कहां लगा, ऊपर की ओर लगा, तो मैं कह रहा हूं यहां पर एक ऊपर की ओर फोर्स लगता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ समझने का है। मान लीजिए मेरे पास ये एक डायरी है, मान लीजिए ये हमारा लूप है, सपोज दिस इज द लूप, ओके।
जैसे ये लूप है, लूप इस तरीके का है, ये बीच में से मान लीजिए हॉलो है, तो जैसे ही लूप पर मैं कहूंगा कि इस पर जो डायरेक्शन, ये हमारा ए बी आर्म है ना, और दिस इज सी डी आर्म, तो करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, फील्ड जो है वो इस तरीके से है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर, मतलब ये वाला आर्म नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, करंट इस तरीके से है, फील्ड इस तरीके, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, और ये ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। देखिएगा, इधर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, इधर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है। जब दोनों फोर्सेस इक्वल हों, क्योंकि इनकी लेंथ इक्वल है, फील्ड भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट भी इनमें इक्वल फ्लो हो रही है, तो हम कह सकते हैं इन पर फोर्स भी इक्वल अमाउंट में लगेगा। मैं कह रहा हूं कि यदि मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल एंड एट सम डिस्टेंस, वापस से याद करिए बाय द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग equal and oppositely at some distance, then there will be torque in the system. वहां पर टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, कैसे जनरेट होगा, देखिए यहां पर ये इस तरीके से, ये ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, तो ये जो कॉइल है ये रोटेट करने लग जाएगी, इस तरीके से रोटेट करने लग जाएगी। ठीक है, ये यूं घूमेगी, ये अपोजिट लगा दिया मैंने, इस तरीके से यूं घूम जाएगी। दिस इज द मेथड ऑफ रोटेशन। जब रोटेट करेगी तो ये कहा जाता है बेटा कि भाई ये जो है ये आर्म पर फोर्स नहीं लग रहा। यदि मैं इसको देखूं तो इधर और सेम डायरेक्शन में है, साइन थीटा 0 हो जाएगा, ये अपोजिट है, ये फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर डायरेक्शन में ये है और ये इस तरीके से, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, फील्ड इस तरीके से है, तो हम कहेंगे ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए यहां पर ये इनका कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन, हाँ थोड़ा रोटेट करेंगे तब यहां पर डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट कंट्रीब्यूशन होने से एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन यहां पर रोटेशन होगा जिससे ये एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, टॉर्क। तो सबसे पहले मैं कह देता हूं कि एफ ए बी पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो हम देख लेते हैं। एफ ए बी विल बी इक्वल टू आई एल बी। ठीक है, आई करंट है, एल लेंथ है, तो एल की जगह मैं क्या ले लूं, ये लेंथ कितनी है बेटा, ये बी है, तो मैंने बी ले लिया। ठीक है, यदि मैं कहूं कि एफ बी सी डी कितना है, तो वो भी मैं निकालूं तो वो मेरे पास कितना आएगा, आई बी बी। दोनों फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस क्या हैं, मैग्नीट्यूड में सेम है, एंड दे आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर एट सम डिस्टेंस। This leads to torque in the system. ठीक है, इससे क्या जनरेट होगा बेटा, एक टॉर्क जनरेट हो जाएगा और ये रोटेट करने लग जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बाय द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। अब टॉर्क की डेफिनेशन पे आ जाएं। बाय द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, बाय द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, टॉर्क की डेफिनेशन होता है बेटा, टॉर्क इज इक्वल्स टू द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ये रहा हमारे पास आई बी बी, इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है हमारे पास, दैट इज आई बी बी इनटू, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम कह रहे हैं आई बी बी इज द फोर्स एक्टिंग एंड ऑन द आर्म्स एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास देखिए यहां पर ए है, तो हमारे पास हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है,
ए साइन थीटा। हमने याद हो जब भी टॉर्क पढ़ा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, दो कंपोनेंट होते हैं हमेशा। एक कंपोनेंट होता है कॉस कंपोनेंट और दूसरा होता है परपेंडिकुलर, पहला तो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा साइन थीटा में ही लिखा जाएगा। इज टू मेमोराइज, समझिए। तो हमें इसको लिखा है हमने ए साइन थीटा, तो हमारे पास टॉर्क कितना आ गया वो इजीली आ जाता है। आई ए को इसके साथ में रख देता हूं, बी ए एंड दिस इज बी साइन थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, टॉर्क आ गया। अब B इंटू ए इज द एरिया। B इंटू ए क्या है, B इंटू स्मॉल ए इज द एरिया ऑफ लूप, लूप कह दें, और इसको मैं A से रिप्रेजेंट कर दूं तो देखिए कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू आई बी बी आई ए बी साइन थीटा। ओके, एंड ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। I इंटू ए, यहां पर कह देता हूं इफ द कॉइल हैव n टर्न्स, n टर्न्स हो तो क्या होगा बेटा, सीधा n से मल्टीप्लाई करेंगे, n आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। यहां पर एक डेफिनेशन हमें डिफाइन करनी है। n एक डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, वो होता है बेटा I इंटू ए। ठीक है, I इंटू ए, टोटल करंट n से मल्टीप्लाई कर दिया तो n आई ए को हम लिखते हैं बेटा मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ये डायपोल मोमेंट की तरह ही होता है, लेकिन यहां पर हम इसको डिफाइन करते हैं I इंटू ए से। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैंने यहां लिख दिया सिंपली। तो हमारे पास ये आ गया, देखिए क्या आ गया, m को जब इसको रिप्लेस करूंगा तो मैं करूंगा m इंटू बी साइन थीटा, और इसको एक क्रॉस प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दैट इज m क्रॉस b वेक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये सिंपल हो गया बेटा, ये टॉर्क हमारा जनरेट हो गया। तो इस टॉर्क की वैल्यू एक, हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, टॉ का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हो जाएगा, याद रखने के लिए, दैट इज बीना साइन थीटा। ओके, ये लर्न करना है बेटा, ठीक है, याद रहना चाहिए। बीना साइन थीटा, बीना इज मे बी द नेम ऑफ समवन, B-I-N-A, B is the magnetic field, I is the current, N is the number of turns, A is the area of the coil, and theta is the angle between M and B, magnetic moment and magnetic field। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क आ गया। टॉर्क का मैग्नीट्यूड याद रखिए और ये फॉर्मूला याद रखिए, इससे हम बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जब भी हमारे पास ये टॉर्क आ जाए या फिर फोर्स आ जाए तो हम सिंपली उसको न्यूटन्स लॉ से या फिर इस तरीके से ट्रीट करते हैं और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। किस तरीके से निकालेंगे, सिंपली रीस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट लगाते हुए हम निकाल सकते हैं, इसको निकाल के बताएंगे। लेकिन ये हमारा बेटा टॉपिक हो गया टॉर्क ऑन ए करंट लूप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एक्सप्रेशन, इसलिए इसको याद रखेंगे। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, टॉर्क ऑन ए करंट लूप। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। यहां पर बेटा ये चीज समझने की है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है। ठीक है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो अभी हमने जो पिछला प्रिंसिपल पढ़ा है टॉर्क वाला, उस पर बेस्ड है। अब ये वर्क किस तरीके से करती है वो समझ लीजिए, क्या काम में आती है ये भी समझना है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके का होता है। यहाँ पर देखिए दो नॉर्थ साउथ पोल लगाए हुए हैं मैंने, इसके अंदर एक कॉइल जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाया गया। जैसे हमारे पास सपोज करो दिस द कॉइल, इस तरीके से कॉइल बना दी है और इस पर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हमने लगा दिए हैं। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, हैंग कर देता हूँ, ठीक है, सस्पेंड कर देता हूँ यहाँ पर और इस तरीके से लटका देता हूँ।
एक वायर के थ्रू, ठीक है, ये कॉइल भी एक वायर के थ्रू लटका रखी है, ठीक है। जब मैं इसको लटकाता हूं तो ये फ्री हो जाएगी। जब ये फ्री होगी और जब इसको रखा जाएगा नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में, तो जब इसके अंदर यदि करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, इन आर्म्स पर, इन दोनों आर्म्स पर क्या लगेगा, एक फोर्स एक्ट करेगा। फोर्स एक्ट करने से ये कॉइल क्या होगी, रोटेट होगी। लेकिन इसी के साथ में जो हमने वायर लगाया है, स्टील का वायर, जिसका भी वायर हमने लगाया है, उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर टॉर्जन आ जाएगा। जब टॉर्जन आएगा तो उसी वजह से वो उसको क्या करेगा, वापस से, देखिए जब मैं यहाँ करूँगा तो ये इस तरीके से मुड़ जाएगा वायर जब मुड़ेगा तो वायर क्या करेगा, इसको वापस अपनी पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पर एक टॉर्क जनरेट होगा, इसके अंदर भी, वायर के अंदर भी एक टॉर्जन जनरेट होगा और वो थीटा एंगल से शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन वो वायर जो है इसको एक वापस से अपनी सिचुएशन में लाने का प्रयास करेगा और इसी वजह से एक बैलेंसिंग कंडीशन आएगी। एक फोर्स ये लग रहा है जो इसको घुमाने का ऐसे ट्राई कर रहा है, और दूसरा फोर्स इसको, जो उसके ऐंठन आ गई है वायर के अंदर, वो इसको वापस से अपनी पोजीशन में लाने का प्रयास कर रही है। तो इसी वजह से दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। और उस कंडीशन को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक कॉइल लटका दी है, यहाँ पर फील्ड बनाया है। दिस फील्ड इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इनका शेप देखिए, कुछ नॉर्मल जो NS का शेप होता है वैसा नहीं है, यहाँ पर इस तरीके से कट लगाया गया है। इसका भी रीज़न है हमारे पास कि इस तरीके से बनाया हमने इस फील्ड को कि ये फील्ड हमेशा नॉर्मल रहे। फील्ड क्या रहे, हमेशा एक स्मॉल डिफ्लेक्शन के लिए तो ये हमेशा नॉर्मल ही रहेगा, तो ये रेडियल डायरेक्शन में रहे हमेशा। तो ये हमारे N और S लगा दिए हैं, फील्ड बना दिया है। इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर बनाया है और यहाँ पर एक स्केल लगा दी है इस तरीके से, और पॉइंटर इससे अटैच कर दिया। जब ये रोटेट हो तो ये पॉइंटर भी आगे जाके हमें रीडिंग्स बताए कि इसका जो घूमा है, ये जिस एंगल से रोटेट हुआ है वो एंगल कितना है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस में अब इस कॉइल के अंदर यदि करंट फ्लो हो रहा है I, सपोज दैट करंट I फ्लोज थ्रू कॉइल, तो क्या होगा, इस पर एक टॉर्क जनरेट होगा, हमें ये तो पता ही है। और टॉर्क कितना होगा, बीना साइन थीटा, ये तो हमें पढ़ा ही है बेटा। बट थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने रेडियल डायरेक्शन का फील्ड बनाया है। फील्ड का देखिए, जब घूमेगा तो भी ये इसी डायरेक्शन में रहेगा, तो ये जो एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, BINA बच जाएगा, हमारे पास बीना बच जाएगा, ठीक है। ये टॉर्क जब जनरेट होगा तो क्या होगा वो समझिए। जब ये जनरेट होगा तो इसी के साथ में वो घूम जाएगा, और घूमने के साथ साथ इसके जो वायर के अंदर भी ऐंठन आ जाएगी, और उसी वजह से वो उसको वापस से अपनी पोजीशन में रीस्टोर करने का प्रयास करेगा। दैट इज द वायर विल ट्राइंग टू रीस्टोर इट्स पोजीशन ऑफ द कॉइल पोजीशन इन प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस पोजीशन, ठीक है। और वो लाने के प्रयास में क्या होगा, यहाँ पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा, और वो रीस्टोरिंग टॉर्क जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एंगल पर डिपेंड करेगा। उस एंगल को मैं कह देता हूँ फाई। जितने ज़्यादा एंगल से रोटेट होगा उतना ज़्यादा टॉर्क लगेगा, जितने कम एंगल से रोटेट होगा उतना कम टॉर्क लगेगा। तो दिस इज द रीस्टोरिंग टॉर्क। और जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए, पॉइंटर यहाँ इस सिचुएशन में आ जाए कि वो स्टडी हो जाए, एक रीडिंग पर वो रुक जाए, तो उस रीडिंग को हम कहेंगे, ये दोनों उस समय क्या होते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन में आ जाते हैं। और बैलेंसिंग कंडीशन, एट बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा, K फाई जो है दैट विल बी इक्वल टू BINA। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन हमारे पास हो जाती है, एंड फाई कैन बी रिटन एज BINA by K।
ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको हमें याद रखना है। के फाई, के इज अ कांस्टेंट, फाई एंगल है, बी आई एन और ए का आपको पहले से पता है कि ये चीजें क्या है। क्लियर? तो ये एक कंडीशन आ गई। इसी के साथ में ही हम कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है वो बहुत सेंसिटिव डिवाइस है। ठीक है, इसके अंदर से यदि करंट फ्लो होती है तो ये करंट को मेजर करता है। क्यों करता है? कि जैसे ही करंट इसमें से फ्लो करेगा तो ये डिफ्लेक्शन हो जाएगा इसका, जैसे डिफ्लेक्शन होगा तो हम करंट का अमाउंट मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब एक हमारे पास और डिवाइस होती है जिससे हम करंट मेजर कर सकते हैं। कौन सी डिवाइस है? दैट इज अमीटर। एक अमीटर होता है और एक होता है गैल्वेनोमीटर। तो ये हमारा है बेटा गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर की जगह काम में ले सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं ले सकते। ऐसा क्यों होता है? इसके हमारे पास दो रीजन है। फर्स्ट, ये वेरी सेंसिटिव डिवाइस है, वेरी सेंसिटिव है, सेंसिटिव डिवाइस है। स्मॉल करंट में ही मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे देती है। स्मॉल करंट जब इसमें से फ्लो करेगा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब ये बहुत स्मॉल माइक्रो एम्पियर टाइप्स की करंट को मेजर कर सकता है। ठीक है, और सेकंड रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है। रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई होता है। हाई होने से क्या होगा? देखिए, हमेशा जो गैल्वेनोमीटर और अमीटर होते हैं उनको हम कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। जब इसके अंदर से करंट फ्लो होगा और रेजिस्टेंस हाई होगा तो होगा ये कि यहां पर वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप होने से जो मेजरमेंट ऑफ करंट है उसकी वैल्यू जो है हमारे पास सही नहीं आ पाती है। इसलिए ये जो डिवाइस है वो कैसी है? ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, वेरी सेंसिटिव डिवाइस है। दीज आर द टू रीजंस बाय विच वी कैन से दैट we cannot use galvanometer as an ammeter। ठीक है, अमीटर की तरह यूज नहीं कर सकते। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन हो गए। इसी के साथ में ही हमारे पास कुछ डेफिनेशन आती है। डेफिनेशंस क्या है? मैं यहां पर लिख देता हूं, आई को नीचे ले आता हूं, दैट इज फाई अपॉन आई, दैट इज इक्वल्स टू बी एन ए बाई के। ठीक है, दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी है क्या वो समझ लीजिए। देखिए, ये जो वो एंगल है डिफ्लेक्शन है। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन है। द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। ठीक है ना, जितना फाई एंगल होगा पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट, दैट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। तो ये हमारे पास करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन आ गई। करंट सेंसिटिविटी जो है वो समझें तो हम कह सकते हैं कि यदि मुझे करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है, जैसे इफ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, एन को मैं इस साइड में लिख देता हूं, थोड़ा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। मैं जैसे ही एन को इंक्रीज करता हूं, इफ आई डबल नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स जैसे ही डबल करूंगा तो मेरे पास करंट सेंसिटिविटी क्या होगी? डबल हो जाएगी। ठीक है, मोस्ट सेंसिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स के थ्रू व्हाट वी कैन डू, वी कैन इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। ओके, तो ये हमारे पास एक करंट सेंसिटिविटी हो गई। एक हमारे पास आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या करते हैं बेटा? V, यहां पर मुझे I की जगह V लाना है, तो मैं कह देता हूं V इज इक्वल्स टू होता है I इंटू आर। तो मैं इजीली लिख सकता हूं I इज इक्वल्स टू V बाई आर। ठीक है, तो V बाई आर लिखूंगा तो V बाई आर इज इक्वल्स टू एन बी ए बाई के। ठीक है,
फाई अपॉन वी आ जाएगा मेरे पास एन बी ए अपॉन के इंटू 1/r। ठीक है, यहां पर समझिए, यहां पर भी देख सकते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज पर यूनिट वोल्ट। 1 वोल्ट का यदि हम अप्लाई करें वोल्टेज, तो जितना उसमें डिफ्लेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके साथ में ही हम क्या कर सकते हैं, हम कहें कि वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है वो इस तरीके से डिफाइन की जाती है। लेकिन इफ आई डबल द नंबर ऑफ टर्न्स, एन को मैं क्या कर दूं 2n कर दूं, तो इसका मतलब n को जब डबल करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जैसे ही मैं इसको डबल करूंगा 2n करूंगा, इसका रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ वायर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज सेंसिटिविटी यदि हमें डबल करना चाहें और इसके लिए हमने नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए हैं, तो उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इस टॉपिक की। इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है, द मेन टॉपिक इज हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टामीटर। तो इससे पहले हमें ये देखना होगा कि वोल्टामीटर और अमीटर किस तरीके की डिवाइसेस हैं। देखिए, हम चाह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर से अमीटर में इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अमीटर और वोल्टमीटर काम क्या करते हैं। तो हमने ये 2 पार्ट बना लिए जिससे हमें क्लियरली इसका कंपैरिजन भी समझ में आ जाए। तो मैं कह रहा हूँ कि अमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो किसको मेज़र करती है, अमीटर जो है वो डिवाइस मेज़र करती है करंट को, किसी सर्किट में करंट मेज़र करती है। ठीक है, जबकि ये वाली जो डिवाइस है वोल्टमीटर, वो क्या मेज़र करती है, वोल्टेज मेज़र करती है। वोल्टेज कह दें, पोटेंशियल डिफरेंस कह दें, एक ही बात है, ये मेज़र करती है। ठीक है, इसको हमेशा कहाँ लगाते हैं अमीटर को, अमीटर को हम लगाते हैं सर्किट के हमेशा सीरीज में लगाते हैं, सीरीज कनेक्शन, कनेक्टेड इन सीरीज। और इसको कहाँ कनेक्टेड करते हैं, कनेक्टेड पैरेलल टू द सर्किट। भाई वोल्टेज मेजर करनी है तो वोल्टेज डिफरेंस ही होगा और वो हमेशा किन्हीं 2 वायर्स के बीच में होगा। ये तो इनकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, इसके साथ में ही अब मैं इनको कन्वर्ट करके देखता हूं। मान लीजिए हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ये इस तरीके से। तो जब भी मैं किसी अमीटर को कनेक्ट करूंगा, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करूंगा, तो हमें क्या चाहिए वो समझिए। ये जो डिवाइस है ये हमेशा सीरीज में लगाई जाती है। जैसे गैल्वेनोमीटर को सपोज करो, अमीटर को हमने सीरीज में लगाया, क्योंकि करंट आई जब फ्लो हो रहा है तो सारा का सारा करंट इसमें से होकर जाना चाहिए, जिससे करंट की रियल वैल्यू हमें पता चल सके। लेकिन जैसे ही गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं तो होता ये है कि सारा का सारा करंट इसमें से तो फ्लो हो जाता है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस हाई होने से यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, इसलिए हम इसको नहीं लगा सकते सीरीज में। तो सीरीज में लगाने के लिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, अमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं कह देता हूं कि मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ये तो हमें पता चला। हम इसके पैरेलल में एक वायर जोड़ देते हैं स्मॉल रेजिस्टेंस का, जिसे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। ठीक है, व्हाट वी कॉल इट, द शंट। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है कि शंट क्या होता है। शंट इज ए small resistance wire which is connected parallel to the galvanometer when we convert galvanometer into ammeter। that's बस सिंपल यही डेफिनेशन हो गई। एक स्मॉल वायर का, स्मॉल रेजिस्टेंस का एक ऐसा वायर जिसको हम
गैल्वेनोमीटर से एमीटर में जब चेंज करते हैं तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं, जिससे ये हमारा जो पूरी डिवाइस अब जो बन गई है वो क्या बन गई है बेटा, ये इसको हम कह देते हैं ये अमीटर है हमारा, ठीक है। तो केवल क्या करना है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल एक स्मॉल रेजिस्टेंस का वायर जोड़ना है। इससे क्या होगा, जब करंट आएगी तो इसका रेजिस्टेंस हाई होने से ज्यादातर करंट कहां से फ्लो हो जाएगी, इस स्मॉल रेजिस्टेंस वायर में से फ्लो हो जाएगी। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड द अमीटर। अब इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना हो गया वो हमें समझना है। तो हम कहेंगे पहले इसका रेजिस्टेंस था G, लेकिन जब इन दोनों को पैरेलल जोड़ दें तो R इक्विवेलेंट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू G 1/G प्लस 1/r। It can be written as R equivalent is equals to GR, LCM आ गया तो मैं लिख देता हूं GR/G प्लस R। अब मैं यदि कहूं कि ये कितना है रेजिस्टेंस, तो यहां देखिए G प्लस R, मान लीजिए ये 1 ओम है, G तो बहुत हाई है, ये 1000 ओम है, ये 1 ओम है। जब ये 1000 है ये 1 है तो 1000 में 1 जोड़ेंगे तो दैट मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 1000, लेकिन 1000 में 1 जोड़ेंगे तो 1001 हो गया, 1001 से ये कैंसिल हो गया, तो लगभग कितना बचेगा, R ही बचेगा। तो पैरेलली जब इसको कनेक्ट किया तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, बहुत स्मॉल आया। हमारे पास वो क्लैरिफाई हो गया कि भाई जो अमीटर जो सीरीज में जुड़ेगा उसका रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होना चाहिए, तो स्मॉल ही हो गया रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो हाउ कैन वी कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर? सो वी जस्ट कनेक्ट a small resistance wire called shunt in the parallel of the galvanometer। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट को जोड़ेंगे, लेकिन इस सिस्टम को जो हमारा मीटर बन गया इसको हमेशा सर्किट के सीरीज में जोड़ेंगे। दिस इज टू बी क्लियर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। आइडियल जो अमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है। आइडियल अमीटर जो होगा उसका रेजिस्टेंस 0 होगा, लेकिन ऐसा कोई अमीटर पॉसिबल नहीं है। अब हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर क्या काम में आता है। वोल्टमीटर किसी भी, जैसे रेजिस्टेंस है हमारे पास, इसके एंड्स पर वोल्टमीटर कनेक्ट करना हो तो यहां करते हैं एंड्स पर। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब जब ये मेजर करेगा तो होगा ये कि गैल्वेनोमीटर जो है ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि यदि इसमें से फ्लो नहीं होगी तो ड्रॉप इक्वल नहीं आ पाएगा। इसलिए जब सारी की सारी इसमें से करंट फ्लो हो जाएगी तब इस पर ड्रॉप पता चलेगा कि इस पर रियल में ड्रॉप कितना है। इसका मतलब वोल्टमीटर जो है पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो इसके अंदर करंट नहीं जाना चाहिए। नहीं जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक हाई रेजिस्टेंस बना देते हैं, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए, और हाई बनाने के लिए वैसे ही इसका हाई है लेकिन इतना सफिशिएंट हाई नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करते हैं तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक हाई रेजिस्टेंस वायर R जोड़ देते हैं, RH मैं कह देता हूं। तो ये जो सिस्टम हमारा बन गया, ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया हमारा वोल्टामीटर। तो सिंपली आपसे पूछा जाए गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वी जस्ट कनेक्ट ए हाई रेजिस्टेंस वायर इन द सीरीज ऑफ द गैल्वेनोमीटर, इट बाय विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। सिंपल हो गया। अब इसको जब कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास देखिए, मान लीजिए वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर प्लस ये जोड़ देंगे तो हमारे पास देखिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा। R वोल्टमीटर कह दूँ तो वो आ जाएगा G प्लस RH, जो लगभग किसके बराबर होगा, RH के बराबर होगा। तो बहुत हाई रेजिस्टेंस हो गया। अब जब इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो इसका हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगी और ये पोटेंशियल डिफरेंस इजीली मेजर कर पाएगा। तो ये हमारा एक सिस्टम है जिससे हम
गैल्वेनोमीटर को अमीटर में और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज कर सकते हैं, इसलिए एक तरीके की मल्टीपर्पज डिवाइस है। आइडियल जो होगा, आइडियल वोल्टमीटर जो होगा, वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। तो इसको बहुत हाई बोले कितना हो, तो बोले साहब बहुत हाई तो इन्फिनिटी हो, तो बहुत हाई होना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा आइडियल एमीटर पॉसिबल नहीं है। आइडियल एमीटर का मतलब फिर उसमें से करंट फ्लो नहीं हो पाएगी, और थोड़ा अमाउंट करंट जाना जरूरी है। करंट जाएगा तो फिर उसमें से फ्लो नहीं होगा, जिसमें के एंड्स पर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं अपनी बातों को, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। ये जो एमीटर है ये हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल जोड़ा जाता है। जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, और जब कन्वर्ट करेंगे तो हाई रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा सीरीज में जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे कन्वर्जन हो गए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो ये आज के लिए इतना ही। हमारे मेन टॉपिक खत्म हो गए, हमारे एक दो छोटे मोटे टॉपिक बचे हुए हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल क्लास होगी उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर पॉसिबली नेक्स्ट क्लास में ये फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप वॉचिंग and share these videos to another students, and also like and subscribe. Thank you.